नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी खबर। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत लखनऊ से महत्वपूर्ण खबर के साथ। बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक है आज शाम बुलाई गई है बीजेपी कोर कमेटी की बैठक। सीएम आवास पर यह कोर कमेटी की बैठक होगी, जिस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक मौजूद रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और प्रदेश महामंत्री धर्मपाल सिंह भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। आज शाम मुख्यमंत्री आवास पर कोर कमेटी की बैठक निर्धारित की गई है। तो बड़ी ये बैठक है और इस बैठक में आने वाले चुनावों को लेकर रणनीति पर मंथन किया जाएगा। संगठन विस्तार को लेकर भी चर्चा हो सकती है। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। एसके, क्या कुछ जानकारी? आज कोर कमेटी की बैठक बुलाई गई है शाम को, क्या कुछ खास रहने वाला है? किस तरीके से अहम मुद्दों पर मंथन किया जाएगा आज? बिल्कुल निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में ये बीजेपी कोर कमेटी की बैठक होनी है, जिसमें उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, साथ ही साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह इस बैठक का हिस्सा होंगे। और सीधे तौर पर अगर हम देखें तो बीजेपी के प्रदेश से लेकर जिला स्तर तक के संगठन में खासे बदलाव होने हैं, क्योंकि 2024 से पहले बीजेपी अपने संगठन का पुनर्गठन कर रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और बीजेपी प्रदेश संगठन महामंत्री की तैनाती के बाद से जो प्रदेश स्तरीय टीम है उसका पुनर्गठन होना है, लेकिन अभी तक नहीं हो सका है, जिसको लेकर कल भी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले थे और उत्तर प्रदेश बीजेपी की जो नई टीम संभावित हो सकती है उसको लेकर विचार विमर्श हुआ था। और आज ये कोर कमेटी की बैठक होने जा रही है, तो निश्चित तौर पर कई ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिसमें खास तौर पर जो बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष और प्रदेश मंत्री हैं, जो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बन चुके हैं, उनको संगठन के दायित्वों से मुक्त किया जाएगा और उनकी जगह पर नए पदाधिकारियों की तैनाती होगी। साथ ही साथ जो जोनल और सेक्टर प्रभारी हैं और जो विभिन्न मोर्चों, प्रकल्पों और प्रकोष्ठों के जो अध्यक्ष हैं, उनकी तैनाती को लेकर भी इसमें विचार विमर्श होगा। 2024 से पहले जो बूथ स्तरीय संगठन को बीजेपी पुनर्गठित करने जा रही है, जिसमें सभी जो विंग्स हैं उनके पदाधिकारियों को शामिल किए जाने का प्रस्ताव है, उसको लेकर भी इस कोर कमेटी की बैठक में चर्चा होगी। तो निश्चित तौर पर कई मायनों में ये बैठक अहम है, क्योंकि 2024 से पहले बीजेपी संगठन स्तर पर अपने नेटवर्क को मजबूत कर रही है और उसमें ये बैठक होगी, जिसमें इन सभी बिंदुओं पर चर्चा के बाद नई कार्यकारिणी और नए पदाधिकारियों की घोषणा पर मुहर लग सकती है। हालांकि केंद्रीय नेतृत्व तक चीजें पहुंचा दी गई हैं, अब बीजेपी अपने प्रदेश स्तर पर इन सारी चीजों को अंतिम रूप देगी। बिल्कुल। और देखिए, कहीं ना कहीं संगठन विस्तार को लेकर नए चेहरों पर भी मंथन चल रहा है और बीजेपी बैलेंस भी बनाने की कोशिश करते हुए चलती है अनुभवी चेहरों और नए चेहरों के बीच। तो वो कोशिश भी आज इस बैठक के जरिए देखने को मिलेगी एसके? बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि जितने भी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, चाहे वो आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में जो नगरीय निकाय के चुनाव होने हैं उसको लेकर क्या रणनीति है, साथ ही साथ जो 2024 से पहले संगठन का विस्तार करना है, बूथ स्तर तक के नेटवर्क को मजबूत करना है, वो सीटें जो कि भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनावों में नहीं जीत सकी है, जिसको लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री सुनील बंसल ने भी अभी प्रदेश स्तर के पदाधिकारियों के साथ बैठक की थी। साथ ही साथ जो नए पदाधिकारियों की तैनाती होनी है उसको लेकर, तो ये वो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनको आज बीजेपी अपनी कोर कमेटी की बैठक में रखेगी और संभवतः उस पर मोहर लगने के बाद उन नामों की घोषणा की जा सकती है, क्योंकि लगातार ये सारी चीजें चल रही हैं और बहुत ज्यादा उम्मीद है कि आज देर शाम तक बीजेपी के नए पदाधिकारियों की घोषणा हो सकती है। और वो पदाधिकारी जिनके पास डबल चार्ज है, मतलब उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी हैं, साथ ही साथ संगठन के भी पद उनके पास हैं, उनको संगठन के पदों से मुक्त किया जा सकता है, जिसको लेकर आज चर्चा इस बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में होनी है। बिल्कुल। तो देखिए, महत्वपूर्ण ये कोर कमेटी की बैठक मानी जा रही है। ठीक है, इसकी नजर बना के रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका। तो आज कोर कमेटी की ये बैठक और इस दौरान कई महत्वपूर्ण निर्णय भी सामने आ सकते हैं। संगठन विस्तार को लेकर भी मुद्दे सामने आ सकते हैं। हाथरस दौरे पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल पुलिस लाइन में प्रदर्शनियों का अवलोकन किया है। वृद्धाश्रम में बुजुर्गों से मुलाकात की। दोपहर 2 बजे तक राज्यपाल पुलिस लाइन में मौजूद रहेंगी। दोपहर 3 बजे दाऊजी महाराज मंदिर का वो भ्रमण करेंगी। तो पुलिस लाइन में सबसे पहले प्रदर्शनियों का अवलोकन किया है। दोपहर 2 बजे तक राज्यपाल पुलिस लाइन में ही मौजूद रहेंगी। उनका ये खास दौरा हाथरस का बताया जा रहा है। दोपहर 3 बजे दाऊजी महाराज मंदिर का वो भ्रमण करेंगी। विशेष तैयारियां हैं। पहला प्रस्तावित उनका ये दौरा था, तो पहले से ही तैयारियां मुकम्मल की गई हैं और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हाथरस के दौरे पर पहुंच चुकी हैं। पुलिस लाइन में सबसे पहले प्रदर्शनियों का उन्होंने अवलोकन किया है।
और इसके बाद भी बड़े कार्यक्रम उनके निर्धारित हैं, जहां दोपहर 2 बजे तक राज्यपाल पुलिस लाइन में ही मौजूद रहेंगी और इसके बाद दोपहर 3 बजे बताया जा रहा है कि दाऊजी महाराज मंदिर का वो भ्रमण भी करेंगी। तो खास दौरा है उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का, जो कि हाथरस के दौरे पर पहुंची हुई हैं। सबसे पहले पहुंचने के बाद पुलिस लाइन में प्रदर्शनियों का अवलोकन किया उन्होंने। वृद्धाश्रम में बुजुर्गों से भी मुलाकात की है, उनकी परेशानियों से भी के बारे में भी उनसे पूछा है। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता शुभम गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं हाथरस से। शुभम, क्या कुछ जानकारी? देखिए, राज्यपाल पहुंची हुई हैं हाथरस के दौरे पर, क्या कुछ विशेष कार्यक्रम उनके निर्धारित हैं? बताया जा रहा है बुजुर्गों से भी उन्होंने मुलाकात की है वृद्धाश्रम में। जी बिल्कुल, आपको बता दूं आज महामहिम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का हाथरस का दौरा है। वह 10:30 बजे हाथरस पुलिस लाइन में हेलीकॉप्टर से आई हैं। उसके बाद पुलिस लाइन में दिव्यांग लोगों से उन्होंने मुलाकात की है, उनको चाइल्ड साइकिल वितरित की है, प्रमाण पत्र भी दिए हैं। वहीं हाथरस के विभिन्न स्टॉल जो लगाई गई थी ओपी के तहत उसका अवलोकन किया है। वहीं वह अब समीक्षा बैठक भी कर रही है जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के साथ साथ कई विभागीय जो जनपद के अधिकारी कर्मचारी उनके साथ समीक्षा बैठक कर रही है। इसके बाद वह बागला जिला अस्पताल पर भी आएंगी और यहाँ मरीजों से हालचाल जानेंगी, जिला अस्पताल की स्वास्थ्य व्यवस्था को भी देखेंगी। उसके बाद आपको बता दें कि वह हाथरस के एक प्राचीन मंदिर दाऊजी महाराज पर भी जाएंगी। उसके बाद एक स्कूल भी पड़ता है, वहां भी निश्चय करेंगी। तो आज महामहिम राज्यपाल का ये हाथरस में दौरा लगभग 2 से 3 घंटे का लगा रहेगा और जिसको लेकर जिला प्रशासन पहले से ही अलर्ट था। उसने सभी सुरक्षा के साथ साथ सारी व्यवस्थाओं का जायजा किया था और सभी व्यवस्था दुरुस्त कर दी गई थी। जी बिल्कुल, और देखिए व्यवस्थाओं के बीच उनका ये खास दौरा बताया जा रहा है और बताया जा रहा है कि मंदिर में भी वो भ्रमण करेंगी। उसका क्या विशेष कार्यक्रम रखा गया है? जी बिल्कुल, बताते हैं कि हाथरस में एक लक्ष्मी मिला श्री दाऊजी महाराज का लगता है और आजादी से पहले का ये मंदिर बताया जाता है। पुरातत्व विभाग के साथ साथ ये राष्ट्रीय धरोहर की समिति में भी शामिल हो गया है। तो कहीं ना कहीं इसका भी जो निश्चय करेंगी मंदिर में और भी जो पुरातत्व विभाग है वहां भी जाकर जो स्थिति हम सबका अवलोकन, तो कहीं ना कहीं मंदिर परिसर में वो जाएंगी और उसके बाद शहर में कई जगह उनके जो दौरा है इसको लेकर ये आज उनका अहम दौरा माना जा रहा है। बिल्कुल ठीक है शुभम, आप नजर बना के रखिएगा उनके दौरे पर। बहुत शुक्रिया आपका। लखनऊ से अब खबर, योगी सरकार ने किसानों को बड़ी सौगात दी है। गेहूं का समर्थन मूल्य 110 रुपए क्विंटल बढ़ाया गया है। सरकार ने गेहूं का समर्थन मूल्य 2125 रुपए किया है। इससे पहले 2015 में बढ़ाया गया था समर्थन मूल्य। गेहूं का समर्थन मूल्य 110 रुपए क्विंटल बढ़ाया गया है। तो सरकार की तरफ से किसानों को ये बड़ी राहत दी गई है, जहां सरकार ने गेहूं का समर्थन मूल्य 2125 रुपए कर दिया है। इससे पहले 2015 में बढ़ाया गया था, आप सभी को याद होगा, जहां गेहूं का समर्थन मूल्य 110 रुपए क्विंटल बढ़ाया गया था और उसके बाद एक बार फिर से इसे बढ़ाया गया है। किसानों के लिए ये बड़ी राहत की बात है, जहां लंबे समय से किसान इस राहत का इंतजार कर रहे थे और योगी सरकार ने किसानों को ये बड़ी सौगात दे दी है, जहां गेहूं का समर्थन मूल्य 110 रुपए क्विंटल बढ़ाया गया है और इसी के साथ सरकार ने गेहूं का समर्थन मूल्य 2125 रुपए क्विंटल कर दिया है। रायबरेली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी। आत्मरक्षा पर पुलिस ने गोली चलाई। दोनों का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। तो वहीं बदमाशों के पास से 2 तमंचा, जिंदा कारतूस और एक बाइक बरामद किया गया है। गैंगरेप के आरोप में दोनों बदमाश फरार चल रहे थे। फिलहाल शिवगढ़ पुलिस ने नेवलापुर गांव के जंगलों से दोनों बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आगरा में पुलिस और संयुक्त टीम की लुटेरे बदमाशों से मुठभेड़ हुई। इस दौरान दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है। उपचार के लिए एसएन मेडिकल कॉलेज में दोनों लुटेरे बदमाशों को भर्ती कराया गया है। बता दें, बदमाशों से 2 लाख रुपए और गाड़ी बरामद की है।
अमरोहा में तेज रफ्तार का कहर, बाइक और ट्रैक्टर के बीच आमने सामने जोरदार टक्कर हुई है। मौके पर दो बाइक सवार की दर्दनाक मौत हो गई है। एक की हालत गंभीर बनी हुई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पुलिस ने ट्रैक्टर को कब्जे में लिया है। आदमपुर थाना इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बड़ा ये हादसा हुआ है, जहां मौके पर दो बाइक सवार की दर्दनाक मौत हो गई है। इस हादसे की वजह से एक की हालत इस पूरे मामले में गंभीर बताई जा रही है। मौके पर पुलिस पहुंची है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है, जहां इसी के साथ आदमपुर थाना इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो अमरोहा में तेज रफ्तार का कहर, जिसकी वजह से बड़ा हादसा हो गया है। बाइक और ट्रैक्टर की बीच आमने सामने से जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें बाइक में सवार दो लोगों की मौत हो गई है। दर्दनाक उनकी मौत हुई है। एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो मौके पर पुलिस पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पूरा ये जो मामला है, इसकी जांच की जा रही है। पुलिस ने ट्रैक्टर को फिलहाल कब्जे में ले लिया है। आदमपुर थाना इलाके का ये मामला सामने आया है। रायबरेली से अब खबर, जहां रायबरेली में भीषण सड़क हादसा हुआ। हादसे में मासूम समेत दो की मौत हो गई। एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। अस्पताल में भर्ती। भदोखर थाने के कुचरिया के पास की ये घटना है। तो हादसे में मासूम समेत दो की मौत हो गई है। एक की हालत नाजुक बनी हुई है। अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो भदोखर थाना के कुचरिया के पास की ये पूरी घटना, रायबरेली में भीषण सड़क हादसा हुआ है। हादसे में मासूम समेत दो की मौत हुई है। एक की हालत नाजुक है। अस्पताल में फिलहाल भर्ती कराया गया है। हापुड़ से अब खबर, आग लगने से हड़कंप मचा है। टेंट के गोदाम में आग लगने से हड़कंप मचा। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ है। पीड़ित ने जानबूझकर आग लगाने की आशंका जताई है। देहात थाना क्षेत्र के औसड़ा पेंट की ये पूरी घटना बताई जा रही है। फर्रुखाबाद से अब खबर, संदिग्ध हालत में परचून की दुकान में आग लगी। दुकान में आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख हो गया। पड़ोसियों ने दुकानदार को आग लगाने की सूचना दी। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। करीब 3 लाख का सामान जलकर खाक हो गया। दुकानदार ने दुकान में आग लगाने का आरोप लगाया है। फर्रुखाबाद कोतवाली के कादरी गेट का पूरा मामला बताया जा रहा है। पता नहीं, बंद करके गए 12 बजे गए, बंद करके गए। पता नहीं कैसे आगे लगी है, मालूम। लाइट आइट है दुकान के अंदर की लाइट नहीं है है? ना ही अंदर, बैटरी से बल्ब जला वो निकाल के तार। कितना नुकसान हुआ है? नुकसान करीब 3 लाख रुपया कम। नगद भी थे इसमें क्या? हाँ, आज हम रोकड़ी नहीं निकाल के ले गए। पुलिस सूचना दी है? पुलिस वाली तो सूचना नहीं दी। पुलिस वाले आए थे, लिख ले गए, ले गए अपने आप। दी सूचना नहीं दी गई? सूचना भी नहीं दी। आपको कैसे मालूम पड़ा कि दुकान में आग लगी? लोग टहलन के निकले इधर, तो उनने घर फिर बताओ खबर करके गए। गुड्डू हमारे पड़ोस में, उनने भाजी के बताओ कि तुम्हारे सट में आग लगी रही है। कानपुर के अनवरगंज के बेकनगंज पेजबाग में दबंग हाजी अजमत ने कब्जा कर खुलेआम अवैध निर्माण करा रहा है। हाजी अजमत पर कई आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। वहीं पीड़ित गुलाब अहमद की माने तो चौकी थाने से लेकर उच्च अधिकारी से शिकायत कर चुका है, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मुख्यमंत्री पोर्टल में भी पीड़ित शिकायत कर चुका है। आरोपी के पास कोई भी कागज नहीं है। वहीं अवैध निर्माण को लेकर एसीपी अनवरगंज एक बार पहले भी निर्माण रुकवा चुकी है। पीड़ित का आरोप है कि चौकी थाने में सेटिंग पर अवैध कब्जा कर निर्माण कराया जा रहा है। अब पीड़ित ने बीजेपी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है। जमीन पे हाजी अजमत जमीन पे कब्जा कर रहे हैं
और उसके लिए मैं काफ़ी टाइम से दौड़ रहा हूँ, इधर उधर सब तरफ मैं जा रहा हूँ, जिसके पास जाता हूँ कोई मेरी सुनवाई नहीं होती है। मैंने सारे अधिकारियों को मैंने सूचित किया है और डीएम कने, एसपी कने, आईजी कने, कमिश्नर कने, मैंने सबके वहाँ सूचित किया जाके, और थाने में जाता हूँ, मेरी थाने में सुनवाई नहीं होती है। कभी अनवरगंज सीओ के पास भेजा जाता है, कभी बेगमगंज से अनवरगंज, अनवरगंज से बेगमगंज, मुझको इधर उधर घुमाया जाता है, मेरी सुनवाई कोई नहीं की जाती है। जमीन मेरी पेजबाग 93/9 पेजबाग में है। कैसे कब्जा कर दिया? खाली जगह पड़ी हुई थी, उन्होंने एक गाय बांधकर कब्जा की। गुलाब जो है कम से कम साल 1.5 साल से परेशान है और तमाम इन्होंने जो है थाने से गुहार लगाई, थाने भी गए, अनवरगंज गए, बेगमगंज गए, मगर इनकी सुनवाई कहीं भी नहीं हुई, क्योंकि जो है जो अजमत नाम का व्यक्ति जो है वो जो है दबंग भी है और वो भूमाफिया भी है। इरफान का साथी है, उसने ना जाने कितनी अवैध संपत्ति उसने अवैध तरीके से वहाँ बना रखी है और कंट्रोल वाले मामले में भी जेल भी गया है। फ़हीम पलवान के साथ में वो जेल भी गया है, उस पर कार्रवाई भी हुई, मगर उसने अपना हेन टेन लगा करके अपने आप बचाव किया, क्योंकि प्रशासन के लोगों को बैठना उठना रहा उसका, तो कहीं ना कहीं रसूख के चलते वो बचता चला आ रहा है। मगर एक बड़ा भूमाफिया है, बड़ा गुंडा है और कैसे मदद करेंगे? मदद पूरी करेंगे। इसकी पूरी कार्रवाई को मैं बढ़ाऊंगा। मैं ज्वाइंट सीपी साहब से, कमिश्नर साहब से मुलाकात करूंगा, मैं प्रार्थना पत्र दूंगा। गुलाब अमरोहा में होली के त्योहार को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर डीएम एसपी ने फ्लैग मार्च निकाला है। नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला चंगा दरवाजा में निकाला गया है ये मार्च। पैदल मार्च निकालकर शांति व्यवस्था बनाने की अपील की है। संवेदनशील इलाकों में निकाला गया है ये फ्लैग मार्च। ड्रोन कैमरे से की जाएगी अब क्षेत्र की निगरानी। मेरठ के जिला अस्पताल में उपचार के दौरान मरीज की मौत को लेकर परिजनों ने जमकर हंगामा किया। बता दें कि कोतवाली क्षेत्र के सराय बहलीम में रहने वाला शादमान को पिछले 1 हफ्ते पहले पीलिया होने के चलते अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां परिजनों ने आरोप लगाते हुए बताया कि डॉक्टर की लापरवाही और गलत दवाई लगाने की वजह से मरीज की हालत बिगड़ने के बाद मरीज की मौत हो गई, जिसको लेकर परिजनों ने हंगामा किया। जहां हंगामा की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया, जिसके बाद परिजन मृतक के शव को घर ले गए। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी हुई है। होली के त्योहार की वजह से कुछ ही दिन बचे हैं और हालांकि त्योहार के मद्देनजर सरकार भी पूरी तरीके से एक्टिव है। होली को देखते हुए रेलवे विभाग भी अतिरिक्त चला रही है ताकि अपने अपने घर के लोग आराम से पहुंच सकें। हालांकि इस बार की होली कुछ खास होगी क्योंकि पिछले 2 सालों से कोरोना के चलते होली का रंग फीका पड़ गया था। इन सब के बीच हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी ने वहां मौजूद लोगों से बात की है। होली का त्योहार आने वाला है, ऐसे में भारतीय रेलवे पर भी काफी अहम जिम्मेवारी हो जाती है यात्रियों को एक राज्य से दूसरे राज्य तक ले जाने में। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी दीपक कुमार जी हैं। सर, रेलवे काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जब भी कोई त्योहार आता है, चाहे होली की बात करें या दिवाली की बात करें। होली का त्योहार आने वाला है, इस बार खासतौर पे भारतीय रेलवे की क्या कुछ तैयारी है? अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें और बिहार की बात करें, क्योंकि ज्यादातर लोग दिल्ली में काम करते हैं, बॉम्बे में काम करते हैं और त्योहार पे जल्द से जल्द घर जाना चाहते हैं। देखिए, बॉम्बे से भी स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं, पर बॉम्बे की बात मैं नहीं कर सकता हूं इस टाइम पे। मैं दिल्ली और दिल्ली एरिया या जो उत्तर रेलवे का क्षेत्र है उसके बारे में आपको बता देता हूं कि नॉर्मली दिल्ली एरिया से करीब 60 से 70 ट्रेन हमारी ऑलरेडी पर डे चलती हैं इस एरिया के लिए, जहां आप बिहार और यूपी की बात कर रहे हैं। इसके अलावा इस बार होली पे इन ट्रेन के अलावा जो है वो करीब 250 से ज़्यादा जो फेरे हैं, ट्रेन ट्रिप्स जिसको हम कहते हैं, वो हम लोग ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिए हैं। इन ट्रेन के अलावा हम लोग करीब 80 से ज़्यादा कोचेज़ जो है वो 40 ट्रेनों में लगभग एक ट्रेन में 2 कोचेज़ से ज़्यादा ऑगमेंटेशन कर दी है। तो अगर पूरी कैपेसिटी अगर आप देखें कि नॉर्मल जो हम वर्कलोड कैरी करते हैं, लोगों को लेके जाते हैं, उसके अलावा करीब 2-2.25 लाख जो पैसेंजर है एक्स्ट्रा सीटिंग कैपेसिटी हम लोगों ने इस बार जनरेट किया होली के लिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार जो है पिछली बार की तरह हम लोग जो सारी डिमांड है उसको कैटर कर पाएंगे। क्या कुछ अपील करना चाहेंगे ताकि उनकी जो यात्रा है वो बेहतर हो सके? वेट कम लेके चलें, लगेज कम लेके चलें और जितना
साथ आने वाले लोग हैं अगर वो भी कम हो जाए तो ये बहुत अच्छा होगा। एक और सवाल रहेगा सर कि क्या काउंटर्स वगैरह भी बनाए जाएंगे होली के त्यौहार को देखते हुए, भीड़ भाड़ देखते हुए, ताकि यात्रियों को सहूलियत हो? पर्टिकुलरली जो इवनिंग आवर्स है जिसमें रश ज़्यादा होता है, तो उस टाइम पे दोनों एंड पे, चाहे वो आप इसमें ले लें, नई दिल्ली ले लें, निज़ामुद्दीन ले लें या आनंद विहार है, तो उसमें सारे जगह पे हम लोग एक्स्ट्रा काउंटर खोलते हैं ताकि लोगों को परेशानी ना हो। होली के त्यौहार को देखते हुए स्टेशन पे रस हो रहा है, भीड़ हो रही है। ऐसे में जो स्टेशन पे दुकानें लगी हुई है खासतौर पे खाने पीने की, उस पर क्या कुछ असर पड़ा है, हम बातचीत कर लें। होली का जो कि त्यौहार आ रहा है, खासतौर पे यूपी बिहार की बात करें, काफी लोग यहाँ से गुजर रहे हैं, क्या कुछ असर पड़ा है? इस साल तो अच्छा असर पड़ा है, लेकिन पिछली बार से अब की बार काफ़ी अच्छा है, क्योंकि पिछली बार तो कोरोना का वो था तो कम पब्लिक आ रही थी, अभी तो अच्छा पब्लिक भी अच्छी आ रही है। होली का त्यौहार आ रहा है, ऐसे में स्टेशनों पर भी काफी ज्यादा संख्या में यात्रियों की भीड़ देखने को मिल रही है। हम बातचीत करते हैं क्योंकि लगातार कई लोग यहाँ पे पहुंच रहे हैं, अपनी ट्रेनों का इंतजार भी कर रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं आप? मैं रामपुर जा रहा हूँ। होली का त्यौहार आ रहा है, क्या होली पे आप घर जा रहे हैं? हाँ, होली पे घर जा रहा हूँ और सारे फैमिली मेम्बर्स घर पे आए हुए हैं, तो उन लोगों के साथ में सेलिब्रेट करना है। लेकिन अभी हम लोग काशी विश्वनाथ का इंतज़ार कर रहे हैं और काशी विश्वनाथ 4 घंटे लेट है, तो उसकी वजह से काफ़ी परेशानी हो रही है हमें। अच्छा, होली फेस्टिवल का सीजन है, टिकट कराने में आप लोगों को क्या समस्या हुई या आसानी से टिकट हो गया? नहीं, मैंने तो टिकट पहले करा लिया था, तो टिकट कराने में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई थी। होली की छुट्टी में हर साल जाते हैं आप? नहीं, कभी जाते हैं कभी नहीं जाते। इस बार जा रहे थे। अच्छा, बीच में कोरोना काल भी आ गया, आपने देखा 2 साल तक कोरोना रहा। इस बार काफी उत्साह नजर आ रहा है होली को लेकर? जी, काफ़ी उत्साह नज़र आ रहा है, लगता है। किस तरीके से तैयारियां हैं आपके घर पे होली को लेकर? काफ़ी अच्छी तैयारियां हैं, जो अच्छी तरीके से मनाएंगे होली। कुछ दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा क्या कि टिकट आमतौर पे त्यौहार जब आते हैं तो वेटिंग हो जाते हैं या बुक नहीं हो पाते हैं, ऐसी कोई समस्या हुई या नॉर्मल तरीके से टिकट बुक हो गई? टिकट में तो परेशानी हुई है, वेटिंग बहुत चल रही है गाड़ी में, काफ़ी मुश्किल के बाद टिकट मिला। होली पे जा रही हूँ, पहले नहीं जा पाती थी, कोविड की वजह से दिक्कत होती थी, अलग मोड्स ढूंढने पड़ते थे। अब ट्रेन चल रही है तो दिक्कत नहीं हो रही है, काफ़ी आराम से घर चली जाऊंगी कम देर में। भुजिया बनेंगी, कलर्स खरीदेंगे। 5 घंटे लेट है ट्रेन, इसलिए हम लोग ज़्यादा वेट किए। हम लोग तो फुल एंजॉय करना चाहते थे होली में जाने के लिए, लेकिन क्या करें, सफ़र की वजह से परेशान होना पड़ा हम लोगों को, लेकिन पहले से कुछ अच्छी व्यवस्था की है। होली को लेकर आप भी एक गृहिणी हैं, काफी कुछ तैयारियां होती हैं, इस बार क्या कुछ तैयारी है? अरे जाएंगे तो घर पे न बनाएंगे सब कुछ, जो तैयारी, गुजिया बनाएंगे, होली मनाएंगे, परिवार के साथ अपने एंजॉय करेंगे, अगल बगल के दोस्तों के साथ एंजॉय करेंगे। भारतीय रेलवे होली के त्यौहार को देखते हुए कई स्पेशल ट्रेनें भी चला रहा है और इस वक्त हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मौजूद है और यहाँ पे भीड़ दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पे यात्रियों की जो भीड़ है, खासतौर पे जनरल डिब्बे की बात करें या और भी डिब्बों की बात करें, यहाँ पे आप देखिए किस तरीके से भीड़ कहीं ना कहीं बढ़ रही है और निश्चित रूप से भारतीय रेलवे कह रहा है कि कई स्पेशल ट्रेनों की संख्या बढ़ाई गई है, कई जो फेरे हैं ट्रेनों के उसको बढ़ाए गए हैं, सहूलियत दी जाएगी। हालांकि कई यात्री ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि हम लंबे समय से यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं, हम अपने घरों को जाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे जो ट्रेन है वो करीब 3 से 4 घंटे भी कई ट्रेनें ऐसी हैं जो लेट हैं। लेकिन एक बात और कहा जा रहा है कि भारतीय रेलवे लगातार सुविधाएं दे रही है और टिकट करने में इस बार कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी नहीं हुई, दिक्कतों का सामना उन्हें नहीं करना पड़ा। आप हमारे पीछे देखेंगे किस तरीके से यहाँ पे जो भीड़ है, हजारों की संख्या में आपको यात्रियों की भीड़ नजर आएगी। अनीश के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।